आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी महाभाग्य योग के बारे में। और यह कार्यक्रम, आज का जो यह कार्यक्रम है, यह आप लोगों की ही मांग पर है, क्योंकि आप में से कुछ दर्शक ने कहा था कि गुरुजी कुछ चर्चा महाभाग्य योग पर भी करें। तो हम समझेंगे कि महाभाग्य योग कैसे निर्मित होता है, महाभाग्य योग का फल क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, महाभाग्य, अर्थात एक इशारा तो मिल ही गया आप लोगों को कि इस योग में जिसका भी जन्म होगा वह अत्यंत भाग्यशाली होगा। कुछ उदाहरण भी लेंगे हम लोग प्रमुख हस्तियों की जिनकी कुंडली में यह योग उपस्थित है और जिसकी वजह से वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे। और आप लोगों में से कुछ दर्शक ने यह भी कहा था कि हम लोग में से कुछ लोगों में यह योग है पर उसका वास्तविक लाभ कब मिलेगा, या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उसकी भी कुछ शर्तें हैं क्या। तो हम इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात मैं कर लूं, जैसा कि मैंने कहा कि नाम से ही स्पष्ट है महाभाग्य, तो निसंदेह इस योग में जिसका भी जन्म होता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। अब भाग्य का क्या अर्थ? अब भाग्य का अर्थ सभी व्यक्तियों के लिए कुछ अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग धन को भाग्य मान सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग को ऐसा लगता है कि अगर वो बहुत धनवान है तो भाग्यवान है। कुछ लोग को अगर अच्छा पारिवारिक जीवन मिले तो वह उसको भाग्यवान समझ सकते हैं, क्योंकि सबका नजरिया तो अलग अलग होता है। तो जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनसे भी कुछ संबंध है क्या, और भाग्यवान होने का क्या अर्थ इस योग में। तो देखिए, इस योग में जो जन्म लेता है पुरुष अगर है, देखिए पुरुष के लिए अलग नियम है, स्त्री के लिए अलग नियम है। अगर पुरुष की कुंडली में यह योग है तो निसंदेह वह राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा, और स्त्री की कुंडली में अगर यह योग है तो वह रानी के समान जीवन व्यतीत करेगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। साथ ही साथ इस योग में जन्म लेने वाले जातक, भले ही उनका जन्म गरीब परिवार में भी हुआ हो, वह अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से अत्यंत ऊंचा उठते हैं और समाज में मान सम्मान, प्रसिद्ध कीर्ति प्राप्त करते हैं। इस युग में जन्म लेने वाले जातक को शासन प्रशासन में उच्च पद पर जाते हुए भी देखा गया है, या अन्य भी किसी क्षेत्र में हो तो सफलता की उस सीढ़ी पर वो पहुंचते हैं, सफलता की वह सीढ़ी तय करते हैं, उस शिखर को स्पर्श करते हैं जहां सभी का पहुंचना, जहां सभी नहीं पहुंच पाते हैं, सबके वश की बात नहीं होती। कुछ इस तरह का फल मिलता है इस योग में। इस योग के फल के बारे में और बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नियम क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर पुरुष की कुंडली हो तो उसके कुछ नियम अलग हैं, स्त्री की कुंडली हो तो उसके कुछ नियम अलग हैं। तो बात करते हैं पुरुष की कुंडली में शास्त्र क्या कहते हैं। तो देखिए, नियम यह है कि लग्न, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों विषम राशि में स्थित होने चाहिए। तो लग्न, ये जैसा आप देख रहे हैं, मेष लग्न की कुंडली है, प्रथम भाव को हम लग्न कहते हैं। सूर्य ग्रह और चंद्रमा ये दोनों जहां स्थित हो वहां राशि कौन सी होनी चाहिए? विषम। अब विषम राशियां कौन कौन सी? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 अर्थात मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। यह आपने समझ लिया कि सूर्य और चंद्रमा इन्हीं राशियों पे होने चाहिए। अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है, तो लग्न भी ऐसा, लग्न भी जो है वो विषम राशि का होना चाहिए। तो यहाँ लग्न किस राशि का है? विषम राशि का है, मेष लग्न। सूर्य कहाँ स्थित है? मेष राशि पे उच्च के हैं, सूर्य भी विषम राशि पर स्थित हो गए। चंद्रमा कहाँ स्थित है? धनु राशि पर, विषम राशि, चंद्रमा भी धनु राशि पर स्थित हो गया। ये एक बात हुई। इसमें एक पहलू और भी है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ कहा गया कि जो जन्म होना चाहिए वह दिन का होना चाहिए, यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पूर्व पुरुष की कुंडली में। अब इन शर्तों के साथ साथ एक बात और जोड़ दी गई कि जन्म दिन का हो, यानी अब सूर्योदय जब भी होता है तो सूर्योदय के बाद, और सूर्यास्त जब भी हो रहा है तो उसके पहले।
अब इस योग का इतना महत्व क्या है? आपको लग सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत लोगों की कुंडली में ऐसा होता होगा, क्योंकि चंद्रमा अमूमन एक राशि पर 2.5 दिन रहते हैं और लग्न हर 2 घंटे पर बदल जाता है। और विषम राशि पर सूर्य भी अगर किसी राशि पर आ गए तो सूर्य भी तो 1 महीने उस राशि पर रहते ही हैं। तो बहुत लोगों की कुंडली में यह संभावना बनेगी, निसंदेह बनेगी। और अगर हम आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, जो हमारे प्राचीन शास्त्र है वो पढ़ें, तो उसमें क्या कहा गया कि यह योग अत्यंत रेयर है। परंतु जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें इसका दिख रहा है, समझिएगा इस चीज को, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिख रहा है वह तो रेयर जैसा नहीं दिख रहा है। बहुत लोगों की कुंडली में हो सकता है। फिर रेयर क्यों कहा गया? और अगर रेयर कहा गया तो इसका कुछ और भी इंटरप्रिटेशन है क्या? बिल्कुल है, और मैं उस पर भी बात करूंगा अभी। तो ये पहले अब स्त्री की कुंडली में कैसे बनेगा इसको समझ लेते हैं। अब अगर बात कही गई स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग कैसे बनेगा, तो स्त्री की कुंडली में बनने का नियम यह है कि अब यहां पर जो एक अंक है नहीं होगा लग्न में सम राशि आ जाएगी और सूर्य भी सम राशि पर स्थित होने चाहिए और चंद्रमा भी सम राशि पर स्थित होने चाहिए। अब सम राशियां कौन कौन से अंक आ जाएंगे? तो 2 आ जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, यानी वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये राशियां आ जाएंगी। और लग्न सूर्य और चंद्रमा इन्हीं राशियों पर स्थित होने चाहिए, यह भी नियम है। और क्या कहा गया कि जन्म रात का हो, अर्थात सूर्यास्त के बाद का जन्म हो, जब सूर्य अस्त हो जाते हैं उसके बाद का जन्म हो, और सूर्योदय से पूर्व का जन्म हो, तो स्त्री की कुंडली में बनता है महाभाग्य योग। और जो भी फल बताए हैं मैंने महाभाग्य योग के, वो चाहे स्त्री की कुंडली में हो या पुरुष की कुंडली में हो, उनको बराबर मिलेंगे। अब यहां पर भी आप कहिएगा कि सूर्य 1 महीने तो सम राशि पर भी रहते हैं और चंद्रमा चूंकि हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो बहुत संभावना है कि महीने में 15 दिन वो सम राशि में रहे या 13 दिन रहे, बनती है इसकी संभावना। तो साथ ही साथ लग्न हर 2 घंटे बदलता है। अब यहां पर एक बात आ जाती है, इस पर चर्चा बहुत कम होती है, ये तो हमने समझ लिया, परंतु साथ ही साथ यह भी जानना है कि ग्रह किस राशि पर है। अब देखिए मैंने ये जो उदाहरण दिया है इसको जरा गौर कीजिएगा आप इस उदाहरण में, ये कितना श्रेष्ठ बना महाभाग्य योग। सूर्य यहां पर जो स्थित हो गया अपनी उच्च राशि में, साथ ही साथ ग्रह कहां के स्वामी है यह भी देखना परम आवश्यक है। और स्वामी कहां के हैं? पंचमेश उच्च के हो रहे हैं और यहां पर सुखेश भाग्य भाव में आ रहे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी भाग्य भाव में आ रहे हैं। यहां पर अगर ग्रह का तो राशि इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही ग्रह कहां के स्वामी हैं और कहां बैठे हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर सूर्य एक पर, मान लेते हैं कि लग्न यही हो, एक उदाहरण लेता हूं, और मान लेते हैं कि लग्न यही हो और सूर्य तुला राशि पर आ जाए। अब सूर्य तुला राशि पर आ गए तो ये स्थिति क्या बनी? यहां पर भी तो विषम राशि में गए, महाभाग्य योग बना, परंतु नीच के हो गए और चंद्रमा आ जाए मिथुन राशि पर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो महाभाग्य योग अभी है और जो मैंने अभी उदाहरण दिया, वो दोनों में कितना अंतर है? यहां पर चंद्रमा अपने से द्वादश चले जाएंगे, फलों में कमी कर देंगे, सूर्य नीच के हो जाएंगे। अब नीचभंग है तो बात अलग है, नीचभंग है तो फल मिलेगा पर संघर्षों के साथ मिलेगा। तो इसी लग्न में जैसे ही राशियां बदली, स्थितियां बदल गई, तो हमें इस पर भी गौर करना है कि किस राशि में है और साथ ही साथ नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है। डिविजनल चार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नवमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में, षोडश वर्गों में सूर्य और चंद्रमा की क्या स्थिति होगी। अब मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ मेष राशि में है और नवमांश में भी मेष राशि पर चले गए, तब तो स्थिति जबरदस्त हो जाएगी, बहुत सुंदर फल मिलेगा। परंतु अगर वहीं नवमांश कुंडली में सूर्य तुला पर चले गए तो फलों में कमी आएगी। तो इस बात पर भी हमें गौर करना है। ठीक उसी प्रकार अब अगर स्त्री की कुंडली हो और सूर्य आ जाए वृषभ राशि में, शत्रु राशि में, चंद्रमा चले जाए वृश्चिक राशि में, नवमांश में कमजोर हो, पाप ग्रहों के साथ हो जाए,
अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पाप ग्रह स्थित हो जाए, साथ में सूर्य स्थित हो जाए, सूर्य स्थित हो जाए राहु के साथ, केतु के साथ, चंद्रमा स्थित हो जाए राहु केतु के साथ, तो आपको क्या लगता है कि वो महाभाग्य योग जो बनेगा, क्या वो पूर्णतः अपना अच्छा फल दे पाएगा? नहीं, क्योंकि जब ग्रहों का संयोजन होता है, ग्रहों की युति होती है, तो उसका भी तो प्रभाव मिलता है। यही कारण है कि बहुत लोगों में मैं इसको रियल इसलिए नहीं कहूंगा कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि हरियर क्यों नहीं है, बनता है लोगों की कुंडली में, पर उस तरीके का फल नहीं मिल पाता है। और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी कारण बताइए कि हमें उस तरीके का फल क्यों नहीं मिल पा रहा है, और यही मैं आपको कारण बता रहा हूं। शुद्ध तरीके से अगर लगे, जैसे सूर्य इंडिपेंडेंट हो, अकेले हो, चंद्रमा अकेले हो, या अगर बैठे भी हो तो मित्र ग्रहों के साथ बैठे हो, जैसे हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में जबरदस्त उदाहरण है महाभाग्य योग का। कर्क लग्न की उनकी कुंडली है, चंद्रमा सम राशि पर बैठे हैं, ये स्त्री की कुंडली की बात की है, तो यहाँ राशि ध्यान रखना। कहाँ बैठे हैं? मकर राशि पर, लग्न हो गया कर्क, तो लग्न भी सम, चंद्रमा भी सम, सूर्य कहाँ बैठे हैं? सूर्य बैठे हैं वृश्चिक राशि पर, और मंगल के साथ परिवर्तन भी बना लिया है, तो तीनों चलेगा। रात का जन्म है, और एक तो महाभाग्य योग और एक तीन परिवर्तन राज योग, यानी छह ग्रह मिलकर परिवर्तन बना रहे हैं, परस्पर तो 3 परिवर्तन हुआ। अब अद्भुत स्थिति थी, प्रधानमंत्री बने। दूसरा उदाहरण देता हूं, सचिन तेंदुलकर जी। अब सचिन की जन्म कुंडली में मेष राशि पर सूर्य, धनु राशि पर चंद्रमा, और लग्न भी उनका विषम राशि का, सिंह लग्न, कहीं कहीं तुला लग्न भी उनका कहा गया, पर सिंह लग्न की कुंडली उनकी सटीक है, क्योंकि वहां मंगल छठे भाव में स्थित होकर के उनको उच्च के होकर के छठे भाव में जबरदस्त पराक्रमी है, और खेल कूद में तो कहना ही क्या। तो सचिन जी की कुंडली में आपने देखा। अच्छा, भारत के एक और प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी, उनकी कुंडली में भी जो है विषम लग्न की, कहीं कहीं उनकी मिथुन लग्न की कुंडली कही गई है, कहीं मेष लग्न की कही गई है, लेकिन विषम राशि में कहीं पे संदेह नहीं। उनके भी सूर्य मेष राशि पर, चंद्रमा तुला राशि पर, और लग्न विषम राशि, प्रधानमंत्री बने। हाँ, अब उनके साथ डिविजनल चार्ट में ग्रहों में बल कम था, तो कम समय के लिए बने, पर बने तो अवश्य। याद तो हम कर रहे हैं उनको, इतिहास के पन्नों में उनका नाम तो चला गया ना। तो ये चमत्कार है महाभाग्य योग का। अब उनकी कुंडली में चंद्रमा अकेले हैं, सूर्य अकेले हैं, तो साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि महाभाग्य योग तो बन गया, परंतु महाभाग्य योग जिन ग्रहों से बन रहा है, अब लग्न में ही अगर पाप ग्रह स्थित हो जाए, लग्न ही कमजोर हो जाए, तो पहला नियम क्या है? किसी भी राज्य का फल मिलने के लिए लग्नेश का बलवान होना परमावश्यक। अब लग्न कमजोर हो गया, तो अब कई बार देखिए, हम जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम सेंटिमेंटल होते हैं। अगर हमारा आउटलुक पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देते हैं, निगेटिव है तो निगेटिव चीजों पे ध्यान देते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी कुंडली में महाभाग्य योग है, पर हमें फल नहीं मिल रहा है, तो आदत होती है हमें कि हम ज्योतिष शास्त्र पर ही संदेह करने लगते हैं। ज्योतिष गलत कभी नहीं होता है, हाँ ज्योतिष ही गलत हो सकते हैं, उन सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो हमें मिल गया, पर उसको हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, और उसको हम प्रैक्टिकली कई कुंडलियों पर शोध के बाद किस निष्कर्ष पर हम आ सकते हैं। तो यह कई कुंडलियों पर शोध के उपरांत मैं आपको बता रहा हूं, तभी मैंने आपको बता भी दिया, रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों कई लोगों की कुंडली में यह योग बन सकता है, परंतु क्यों फल नहीं मिलता है। और जिनकी जन्म कुंडली में शुद्ध तरीके से बनता है, उनको फल अवश्य ही मिलता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पहलू, भाग्यवान होने का अर्थ क्या, जो कि मैंने शुरू में जो हमारी चर्चा थी। तो देखिए, जिनकी कुंडली में महाभाग्य योग होता है, वो जनरली लाइफ के हर एस्पेक्ट में लकी होते हैं, क्योंकि नाम ही है महाभाग्य। परिवार भी अच्छा, और अच्छाएंगे तो अपने प्रयासों से उसको अच्छा बना लेते हैं। वैवाहिक जीवन भी अच्छा, साथ ही साथ अन्य पहलू, मतलब एक जो ओवरऑल एस्पेक्ट है लाइफ का, वो अच्छा चलता है, ऐसा माना जाता है। पर पुनः कहूंगा कि अगर वैवाहिक जीवन में भी खराब बुरा बैठे तो उसका भी प्रभाव रहेगा, परंतु हाँ, जनरली ऐसे व्यक्ति बहुत फॉर्चुनेट होते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इस योग की, कि जिस भी फील्ड में ये होते हैं, उस फील्ड में टॉप पे पहुंचते हैं। और अगर शुद्ध तरीके से लग जाए तो विश्व प्रसिद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि, ख्याति और ऐसी कीर्ति जो कि चिरस्मरणीय रहे, और कई मामलों में अविस्मरणीय कीर्ति भी यह प्रदान करती है। तो दर्शकों, ये हमने समझा कि महाभाग्य योग क्या होता है। आप लोगों में से कुछ दर्शक अखंड साम्राज्य योग की भी बात कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोग की क्या राय है।
क्योंकि अखंड साम्राज्य कुछ दर्शकों का ऐसा मानना है कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करिए, समझाइए उसको कि कैसे बनता है, कुछ कंफ्यूजन है उसमें, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। और महाभाग्य योग अगर आपकी कुंडली में है तो जरूर कमेंट करें, बताएं, और कैसा फल आपको मिल रहा है, डिविजनल चार्ट में क्या स्थिति है यह भी कमेंट करके बताएं। और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।